बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल MCS एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट डे हम लोगों ने दोस्तों इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देखा था कि भारत की संसदीय प्रक्रिया जो है वो किस रूप में कार्य करती है। संसद की पूरी प्रक्रियाओं में पहला घंटा क्या होता है, उसके बाद की टाइमिंग क्या होती है, यानी पूरा शेड्यूल क्या होता है उनका, उसके बारे में संबंधित प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे थे, देखा था हम लोगों ने। और उम्मीद करता हूं कि वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि संसदीय जो समितियां होती हैं वो किस रूप में कार्य करती हैं और किस संसदीय समिति का मतलब कितनी प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं और वो किस रूप का कार्य करती हैं, मतलब उनका कार्य करने का स्वरूप क्या होता है उन संसदीयों का, समितियों का। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में संसद की जो प्रक्रिया थी वो हमने समझ लिया। फिर इसके बाद वाला जो क्रम हम लोगों का आएगा, आज हम लोग तो देखने चल रहे हैं संसदीय समितियों के बारे में। फिर अगला जो वीडियो हमारा होगा वो संसदीय प्रस्ताव से संबंधित होगा। और उम्मीद करता हूँ इस क्रम के बाद में आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी संसद के बारे में। संसद की जो कार्य पद्धति है, उसकी समितियाँ हैं, उसके संदर्भ में जितने भी प्रस्ताव हैं, ये सब आपकी समझ में होंगे और उम्मीद करता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं कि संसदीय समितियों में क्या क्या प्रश्न आज आपके पिटारे में है। चलिए, आज का जो प्रश्न है संसदीय समितियों का, वो पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयकों पर सूक्ष्म व गहन जांच पड़ताल संसदीय समितियों द्वारा ही किया जाता है। पहला ऑप्शन ये दे रहा है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है, बताना आपको क्या है, जरा मैं उसको पहले पढ़ दे रहा हूँ। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि आपको कूट के आधार पर जवाब देना है। तो चलिए, पहला तो हमने आपको पढ़ दिया, तो आपको बताना होगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है, संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य समितियों के माध्यम से करती है। बताइए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं सही है। दूसरा आपका है, थर्ड है सॉरी, संविधान के लागू होने के पश्चात संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका, संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के तहत किया जाता है। तो ये 4 तरह के ऑप्शंस आपके मिले हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं आपको। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला ऑप्शन जो था आपका, संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयकों पर सूक्ष्म व गहन जांच पड़ताल संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, संसदीय समितियों का कार्य ही यही होता है कि सरकार के द्वारा जो लाई गई जितनी भी स्कीमें हैं उनकी जांच पड़ताल करे, ठीक है, विधेयकों की जांच पड़ताल करे और उसके बाद में फिर अप्रूवल जब वो दे देता है तो फिर आगे चलता है। और संसदीय समितियों में मोस्टली होते हैं विपक्ष के लोग, ठीक है, विपक्ष के लोग होते हैं। इस पर सरकार का, संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण बनाने का कार्य किया जाता है, यानी संसदीय नियंत्रण का कार्य करती हैं समितियां। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है, संसद विधायी, ठीक है, विधायी ऐसे होगा, विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य समितियों के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको डिटेल किया इसका। संविधान के लागू होने के पश्चात संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। बिल्कुल करती हैं ये एक तरह से क्या, सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं, तो लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के तहत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के तहत किया जाता है। जी हाँ, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 4 नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है जिसमें बता रहे हैं ये 1 2 3 4, तो सभी आपके जवाब करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 ऑप्शंस दिए रहे हैं, ऑप्शंस के आधार पर बता रहे हैं ये कि ऊपर लिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर आपको इस शब्द को ध्यान रखना है कि सत्य स्टेटमेंट क्या है, यानी कि जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन,
भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, अर्थात अस्थाई समितियां और तदर्थ समितियां। तो ये स्टेटमेंट बताइए सही है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है अस्थाई समितियों का गठन प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए किया जाता है तथा उसका कार्य सतत रूप से चलता है। ठीक है, इसको बताइए ये क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तीसरा कह रहा है तदर्थ समितियों का गठन आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर किया जाता है तथा कार्य समाप्त होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर इनका अंत हो जाता है। तो ये तदर्थ समितियों के संदर्भ में आपको बताई गई बात, ये अस्थायी समिति के बारे में बताई गई बात थी और इसके बारे में कहा गया था कि समितियां दो प्रकार की हैं। तो आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जवाब आ गया होगा आप लोगों का। चलिए मैं बताता हूँ आंसर आपको। समितियां दो प्रकार की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक अस्थाई समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। समितियां दो प्रकार की होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात आपकी बताई गई है। कह रहा है अस्थाई समितियों का गठन प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, इसका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। बिल्कुल सही है। समितियां जो हैं दो तरह की होती हैं। पहला अस्थाई समिति होती है जिसे स्टैंडिंग कमेटी आप कहते हैं। अस्थाई समिति को जो है, यहाँ पर अस्थाई समिति है, मैं बता दे रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये अस्थाई समिति होती है। और दूसरी आपकी है तदर्थ समिति, जैसे आप एडॉक कमेटी कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से कहेंगे आप एडॉक कमेटी। ठीक है, एडॉक कमेटी होती है। तो दो तरह की होती हैं, चाहे स्टैंडिंग कमेटी कहिए, अस्थाई समिति, और दूसरी तदर्थ समितियां होती हैं। और अस्थाई समितियों का जो कार्य होता है वो एक प्रत्येक वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष के लिए एक निश्चित समय के लिए इसको जो है किया जाता है। इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो एडॉक समितियाँ होती हैं दोस्तों, जिसे तदर्थ समितियाँ भी आप कहते हैं, इनको किसी विशेष पर्पज यानी कि उद्देश्य या आवश्यकता पड़ने पर इनका ही गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो आधार जो बनेगा आपका वो तीनों का बनेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे 4, तो उसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त विवरण निम्न में से किस संसदीय समिति से संबंधित है। यानी कि जो बातें ऊपर बताई गई हैं, चारों स्टेटमेंट किसी एक समिति के लिए बनाई गई हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमने जो प्रश्न को बनाया है, इसमें प्रयास ये किया गया है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाए और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको उनकी एक अच्छी पकड़ उस प्रश्नों पर हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न को मैन्युफैक्चर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक अच्छी पकड़ इस पर निश्चित तौर से बन रही होगी। इसको खूब बारीकी से, ध्यान से, हर बात को, एक एक स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं इसको बहुत ही बारीकी से आप समझते जाइए। प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आपको आएंगे निश्चित तौर से। चलिए प्रश्न कह रहा है ये कि संसद की अस्थाई समिति में यह सबसे बड़ी समिति है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कौन सी समिति है भाई जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समिति भी होती है अस्थाई समितियों में। जैसे देखिए ये समिति कैसी है, यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, कौन सा, अस्थाई समिति का शब्द यूज किया गया है। ठीक है, अस्थाई समिति का, ऐसी कौन सी अस्थाई समिति है जिसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक, दूसरा कह रहा है इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए संसदीय समितियों के जितने भी मेंबर जो चुने जाते हैं बेसिकली उनका क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है। और एक बात और बता देना चाहूँगा, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, है ना, इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। तो जितने भी संसदीय समितियों के जो मेंबर होते हैं उनके भी चुनाव इसी पद्धति से किए जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में किया गया था। ये आपका स्टेटमेंट है। तो बताइए क्या ये सही है या गलत है। तो 3 स्टेटमेंट आपके हो गए। चौथा कह रहा है सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाता है तथा यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, अतः इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट हैं और किस समिति के बारे में बताए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं, आपको जवाब देना है। पहला कह रहा है लोक उपक्रम समिति,
दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति, चौथा है विशेषाधिकार समिति। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये बातें सब हो रही हैं, वो हो रही हैं आपकी प्राक्कलन समिति के बारे में हो रही हैं। प्राक्कलन समिति से संबंधित सारी बातें हैं। प्राक्कलन समिति से ही 30 सदस्य चुने जाते हैं और ये अस्थायी समिति है। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 30 सदस्यों में से सभी लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से सभी सदस्य आपके होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में इतनी बातें हो, जॉन मथाई ने किया था। प्रत्येक सदस्य का जो निर्वाचन होता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक जो है मेंबर हैं 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें आपकी रही हैं इससे। और सरकारी इसका काम जो है वो सरकार द्वारा प्रति व्यय पर समीक्षा करती है। प्रस्तावित जो व्यय रहता है सरकार का, क्या होता है, प्रस्तावित व्यय है किसका, गवर्नमेंट का दोस्तों, व्यय वो होता है जो प्रस्तावित व्यय, उस पर समीक्षा करने का कार्य करती है कौन, प्राक्कलन समिति करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, सरकारी अपव्यय को रोकने का सिफारिश करेगी ही निश्चित तौर से। जब सरकारी प्रस्तावित व्यय की समीक्षा करेगी तो इसका कार्य क्या है, इस समिति का, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है कि सरकार की जो अपव्ययता है उसको रोकने का कार्य करती है, यानी कि मितव्ययता समिति भी इसे कहा जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसको, प्राक्कलन समिति को ही मितव्ययता समिति भी कहा जा सकता है। मितव्ययिता समिति, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में इस तरह से करके आए कि निम्न व्यय को रोकने वाली समिति या मितव्ययिता समिति किसे कहते हैं, तो वो सब प्राक्कलन समिति, यहाँ पे प्राक्कलन की जगह पे मितव्ययिता समिति भी लिखा होता तो भी आपको सही हो जाता। और ये क्या करती है, सरकार के अपव्यय को रोकने का सिफारिश करती है। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं ये कि यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है जिसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। और देखिए कह रहा है उपयुक्त वर्डों का संबंध किस समिति से, यानी कि जो स्टेटमेंट कहे जा रहे हैं किस समिति से, जिसे पिछला प्रश्न था सेम उसी तरह से ये आपका भी प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, इसमें किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है तथा लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, ठीक है, सदस्य को मनोनीत करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तीसरा आपका है, इस समिति का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है। और देखिए अब संसद को समक्ष लाने की बात है, वहाँ रोकने की बात थी तो प्राक्कलन समिति कर रही थी, यहाँ पर उसके जो है इंटरनल चीज़ों को लाना है, ठीक है। अब अपव्यय को सामने लाने की वाली बात हो रही है, तो देखिए कौन करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो समक्ष लाती है, ये अनियमितता को उजागर करने का कार्य करती है। तो चौथा देखिए, यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है, इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस समिति का मित्र व पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो निश्चित तौर से अब आप समझ गए होंगे किस समिति के बारे में बात हो रही है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका है, लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है लोक लेखा समिति। चलिए आगे है ऑप्शन इसका लोक लेखा समिति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह समिति आम व्ययों पर निगरानी रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसी कारण इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये किस समिति के बारे में कहा जा रहा है, यह है आवास समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति। जल्दी से जवाब दे देना होगा आपको। तो निश्चित तौर से प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है किसे, लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये लोक लेखा समिति आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के विचारों का प्रतिपादन जीवी मावलंकर ने किया था। दूसरा है,
सार्वजनिक उपक्रम समिति को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ। ठीक है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ। ये है थर्ड ऑप्शन आपका है। इस समिति के में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है, इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ये आपका ये चीज़ आपको बताई जा रही है। तो आपको ऑप्शन इसी में से देना है कि कोई कौन सा मतलब जो है ऑप्शन आपका सही है। तो देख लीजिए, ये सारी बातें कही जा रही हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में कही जा रही हैं। किसके बारे में कही जा रही है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में कही जा रही हैं। तो देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की विचारों का प्रतिपादन जीवी मावलंकर ने किया था, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपक्रम समिति को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपकी बात हो रही है। फिर कह रहे हैं कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और ये जो कह दे रहे हैं कि इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समितियों द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किन समितियों के द्वारा संसदीय नियंत्रण पर, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समितियों के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना होगा। तो बताइए, प्राक्कलन समिति है आपका, दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति है, तीसरा कह रहा है लोक उपक्रम समिति है, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो सभी का जवाब हो जाएगा। सभी समितियाँ आपका क्या करती हैं? सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं ये। ठीक है, सभी समितियाँ आप पे नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से आपको ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस समिति द्वारा संसदीय उपक्रम में मितव्ययिता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन तथा उत्पादन को उत्पादन में सुधार करने और उसका समुन्नतीकरण करने के बारे में सुझाव दिया जाता है? तो ये किस समिति के बारे में कह रहा है दोस्तों? ये आपको जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के बारे में कह रहे हैं, लोक लेखा समिति की बात कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं लोक उपक्रम समिति, फिर इसके विशेषाधिकार समिति। तो ये जो बात कही जा रही है, किसी समिति द्वारा सरकारी उपक्रम में मितव्ययिता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन तथा उत्पादन में सुधार करने और उसका समुन्नतीकरण करने के बारे में सुझाव जो दिया जा रहा है, वो बात हो रही है लोक उपक्रम समिति की बात कह रहे हैं दोस्तों। लोक उपक्रम यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, लोक उपक्रम समिति के बारे में सारी बातें हो रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद की वित्तीय समितियां कितनी एवं कौन कौन हैं? संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो बात जान लीजिए कि वित्तीय समितियां कितनी हैं संसद की। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। ऑप्शन कह रहा है, पहला कह रहा है 3 प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति। दूसरा कह रहे हैं 4 प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और विशेषाधिकार समिति। तीसरा कह रहे हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। चौथा कह रहे हैं 5 आवासीय समिति, वेतन भत्ता समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। तो आप जवाब फटाफट आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। तो एक बात आप जान लीजिए बहुत ही बारीकी से कि जो वित्तीय समितियां जो हैं वो केवल 3 हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचे? पहला और तीसरा। ठीक है, पहला क्या है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अभी पिछले प्रश्नों में आपने देखा। उसके बाद याचिका समिति यहाँ दे रहा है, इसमें देखिए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और इसके अलावा लोक उपक्रम समिति वहाँ पर था। तो आपका ऑप्शन राइट तीसरा हो जाएगा दोस्तों। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समितियाँ, ये सब कैसी हैं? वित्तीय समितियाँ हैं दोस्तों। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय समितियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में
किया जाता है? तो अभी प्रश्न को मतलब पिछले प्रश्न में था आपका कि ये 30 सदस्यीय समिति होती है। ज़रा गैस करिए, फट से आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। प्राक्कलन समिति के बारे में बात हो रही है तो निश्चित तौर से लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 11 नंबर का है उसमें कह रहे हैं विभिन्न विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों की बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों तथा दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं ये विभिन्न विभागों मंत्रालयों की बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, विधेयकों, दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? ऑप्शंस लीजिए, वित्तीय समिति का, विभागीय समिति का, सदन की समिति का, छानबीन समिति का। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर? फटाफट दीजिए जवाब। विभागीय समितियाँ होगा दोस्तों, जिसे विषयगत समिति भी कहते हैं। विभागीय विषयगत समिति, विभागीय विषयगत समिति। ठीक है, ठीक है, तो विभागीय विषयगत समितियों के अंतर्गत ये चीज़ें आपकी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो सेकंड आंसर आपका सही है बिल्कुल। अगला कह रहा है दोस्तों निम्न में से संसद की जांच समितियां हैं। अब आपको जांच समितियों के बारे में बताना है। पहला कह रहा है विशेषाधिकार समिति, दूसरा कह रहे हैं आपको वेतन भत्ता समिति, तीसरा कह रहे हैं याचिका समिति, चौथा कह रहे हैं आचार समिति। तो ये आपको जवाब देना है कि कितनी समितियां हैं। तो आप जान लीजिए कि कुल 3 समितियां हैं। ठीक है, किसके लिए? जांच समितियां कितनी हैं? जांच समितियां, अभी आपने वित्तीय समितियां देखा था 3 थी, उसी तरह से जांच समितियां भी 3 हैं। ठीक है, जांच समितियां 3 हैं। कौन कौन सी जांच समितियां हैं आप देखिए। विशेषाधिकार समिति तो है, पहली जांच समिति है, ये पहली हो जाएगी आपको। इसके अलावा याचिका समिति भी है आपकी है, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। और तीसरी आचार समिति हो जाएगी। ठीक है, वेतन भत्ता समिति जांच समिति नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो इस नाते पहला, तीसरा और चौथे का ऑप्शन जिसमें होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन है राइट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के नियम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा की नियम समिति में, लोकसभा की जो नियम समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? देखिए यहाँ दिए गए हैं, 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में नियम समिति जो होती है इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 17 है, 18 है, 16 है और 19 है। तो फटाफट जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 होती हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी होती हैं? नियम समिति में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद में उपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है तथा उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब दीजिए आप कि क्या जवाब होगा इसमें। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं प्रश्न में। संसद में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी अनुपस्थित यानी ये सदन की कार्रवाई में जो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, उसके लिए एक समिति गठित की जाती है। कहाँ गठित की जाती है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए, गठित की जाएगी तो कहाँ की जाएगी? लोकसभा में की जाएगी। ठीक है, तो लोकसभा में गठित की जाती है। सदन में वो अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के से संबंधित जो समिति है वो लोकसभा में गठित की जाती है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? चलिए आप बताइए, बाकी गेस करिए। आप पढ़े हो तो जवाब दीजिए दोस्तों। राज्यसभा में 15 सदस्य हैं, लोकसभा में तो 15 सदस्य हैं, फिर राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा वाले ऑप्शन मैंने पहले आपको बता दिया तो गलत हो जाएंगे। अब बचे लोकसभा, एक में 15 है, दूसरे में 16 है, तो निश्चित तौर से आपको जवाब मिल गया होगा 15 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट होगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको मालूम भी होना चाहिए कोई कमेटी गठित होती है तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रश्न ये है आपका SC ST किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST,
से संबंधित समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप जान लीजिए, जवाब दीजिए फट से, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। 40 सदस्य कह रहे हैं, 20 और 20 लोकसभा राज्यसभा। दूसरा कह रहे हैं 30 सदस्य, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा। तीसरा है 40 सदस्य, 25 लोकसभा 15 राज्यसभा। और चौथा ऑप्शन है 30 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा 15 सदस्य राज्यसभा। तो ये आपको ऑप्शन देना है, आंसर देना है। तो देख लीजिए SC/ST कमीशन जो है, इसमें जो ये समिति जो गठित होती है, ये 30 सदस्यीय समिति होती है। और 30 सदस्यों में 20 सदस्य आपके लोकसभा से और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी। 30 सदस्य होते हैं, 10-20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आपके सदस्य लिए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में नियम समिति में 1989 में विभागीय समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। बताना है इसमें से आपको कि स्टेटमेंट सत्य कौन सा है, तो यानी कूट में आपको जवाब देना है कि सत्य स्टेटमेंट आपको बताने हैं दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कह रहे हैं क्या। इसमें कह रहे हैं कि लोकसभा के नियम समिति में 1989 में विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। दूसरा कह रहे हैं कि इस सिफारिश के अनुसरण में 3 विषयगत समितियां अर्थात कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की स्थापना की गई। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि यह क्या बात सही कही जा रही है। नेक्स्ट है, नियम समिति ने 1991 में पुनः सिफारिश किया कि सरकार सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना करे। ये आपका स्टेटमेंट है। अगला है, इस समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आप जान लीजिए कि ये सब सारी बातें किसके बारे में कही जा रही है, विभागीय समिति के बारे में। विभागीय समितियों के बारे में सब बातें कही जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्टेटमेंट जितने भी कहे गए सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों। कह रहा है लोकसभा में नियम समिति ने 1989 में विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट जो कह रहे हैं, इस समिति के अनुसरण में 3 विषयगत समितियां, पहली आपकी है कृषि समिति, दूसरी आपकी है पर्यावरण एवं वन समिति और तीसरी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 समितियां हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। नियम समिति ने 1991 में पुनः सिफारिश किया कि सरकार सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना करे, बिल्कुल सही बात कही गई है। और जो आपका इस समिति में कह रहा है कि विभागीय समिति की बात हो रही है, 31 सदस्य होते हैं, इसमें कुल लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कुल 10 सदस्य होते हैं। ये सभी बातें बताई जा रही हैं जो आपकी विभागीय समिति के बारे में बताई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए शब्द लगा है विभागीय समितियाँ, तो ध्यान रखिएगा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन जो 4 का होगा वही करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इस उद्देश्य से यह समिति विशेष अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में होना चाहिए, के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है। इस दृष्टि से इसके कार्यों की प्रकृति अर्ध न्यायिक है। तो कौन सी समिति के बारे में बात हो रही है, ये आपके बारे में बताना है। ये आपका अर्ध न्यायिक समिति कौन सी समिति है। तो ऑप्शन कह रहा है नियम समिति है, आचार समिति है, विशेषाधिकार समिति है और याचिका समिति है। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्लासेज आपने की हैं, तो अपेक्षा की जा सकती है कि आप जवाब बहुत सटीक दे रहे होंगे दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। तो भाई स्वाभाविक है, यही सब देखिए इसी में ही जवाब आपका छुपा हुआ है
क्या कह रहे हैं, विशेषाधिकार छुपा हुआ है, विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। तो विशेषाधिकारों की रक्षा कौन सी समिति करेगी भाई, तो विशेषाधिकार समिति करेगी कि नहीं करेगी, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन राज्यसभा में वर्ष 1997 में तथा लोकसभा में वर्ष 2000 में किया गया था। ये कौन सी समिति आपकी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। पहला कह रहा है नियम समिति, दूसरा कह रहे हैं याचिका समिति, तीसरा कह रहे हैं आचार समिति और चौथा कह रहे हैं विशेषाधिकार समिति। तो जवाब आपका फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों, कौन सी समिति है, तो आपको जवाब निश्चित तौर से आ गया होगा, आपका आचार समिति है। इसका गठन जो है 1997 में राज्यसभा में किया गया था और फिर आगे चल करके 2000 में लोकसभा में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद के किसी सदन पर कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद आपको बताना है यहाँ दोस्तों। पहला कह रहा है अनुच्छेद 101(2), दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 101(3) और तीसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 101(4) और चौथा है आपको 101(5). तो जवाब फटाफट आपका आ जाना चाहिए। 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर, ठीक है, संसद जो है क्या कर सकती है, उसकी सदस्यता जो है स्पीकर महोदय निरस्त कर सकते हैं। तब की स्थिति में ये अनुच्छेद कह रहा है 101(4) में ये बात वर्णित की गई है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, यानी चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर 60 दिनों तक सदन की अनुज्ञा के बिना यानी कि परमिशन के बिना अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, भाग नहीं लेते हैं, तो उनके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें जान लीजिए। और राज्यसभा द्वारा यह कार्य स्वयं कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा, राज्यसभा द्वारा यह कार्य स्वयं कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या कह रहे हैं कि किस समिति को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधित समिति कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस समिति को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, यानी कि जो सरकार में नहीं, यानी मंत्री नहीं है, गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री नहीं है, कि विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति कहा जाता है। किसे, पहला कह रहा है निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति है, दूसरा है छानबीन समिति, तीसरा कह रहा है सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति, और तीसरा कह रहा है कार्य मंत्रणा समिति। तो ये आपको बताना है। तो देखिए, गैर सरकारी सदस्यों और विधेयकों से संबंधित समिति कह रहा है, तो गैर सरकारी सदस्यों और समिति विधेयकों से संबंधित जो संकल्प होंगे वो निजी विधेयकों और संकल्पों से संबंधित समिति के अंतर्गत रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने दोस्तों इस तरह से 20 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला देख ली। उम्मीद करता हूं कि आपको समितियों से संबंधित जो प्रश्न रहे होंगे काफ़ी कुछ नया जानने को आपको मिला होगा और आपकी एक अच्छी समझ इस पर निश्चित तौर से बनी होगी। इसी तरह से दोस्तों आप मेहनत करते रहिए। अगला जो वीडियो हम लोगों का होगा वो प्रस्ताव से लेकर के होगा। निश्चित तौर से आपको प्रस्ताव की भी क्लासेस जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ये पूरा मेरा विश्वास है। इस तरह से आप दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते रहिए और तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी आप लोगों की। प्यार और अपना साथ आप लोग हमारे चैनल पर बनाए हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।